हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी रोहित के सामने घुटनों पर बैठी उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांग रही होती है। वहीं रोहित गुस्से में एक आदमी का कॉलर पकड़कर साइड में रखा बांस उसके सर पर मारने ही जा रहा होता है। तभी नंदिनी कहती है, छोड़ दो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए आप, जो भी गलती है वो मेरी है। तेरी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। और तुम, ये तो फिर भी पराया है, इससे न मुझे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम मुझ पे अब कभी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। बस इसे छोड़ दो। आखिर नंदिनी और रोहित का क्या रिश्ता था? वो रोहित से किस गलती की माफी मांग रही थी? वो आदमी कौन था जिसका रोहित ने कॉलर पकड़ा हुआ था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। रोहित और नंदिनी पति पत्नी थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। शादी के बाद रोहित नंदिनी को लेकर दिल्ली आ जाता है। रोहित बहुत पैसे कमाना चाहता था ताकि जो तकलीफ उसने सही आगे उसकी फैमिली वालों को वो ना सहनी पड़े, जिसके चलते वो नंदिनी को टाइम नहीं दे पाता था। उसका ज्यादा से ज्यादा समय ऑफिस में ही निकल जाया करता, जिसके कारण नंदिनी का ज्यादा समय उसके नौकर गोपाल के साथ बीतता था। एक दिन नंदिनी कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी गोपाल उसके लिए चाय लेकर आता है और उससे कहता है, मेम साहब, अब इतना उदास क्यों हो? आज भी मालिक रात में नहीं आए थे क्या? तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो तो चुपचाप से चले जाओ यहाँ से। मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा है, मेरा और खून मत जलाओ, समझे? जाकर अपना काम करो। मेम साहब, आप तो बुरा मान गई। मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था और आप मुझे जाने को कह रही हैं। अगर मैं भी चला गया तो आप क्या दीवारों से बात करेंगी? मैं, आप और मालिक के सिवा यहाँ और है कौन? तो तुम मुझे चिढ़ाओ मत। एक तो आज मेरा बाहर घूमने का इतना मन कर रहा था कि कहीं मूवी देख कर आऊं, बाहर खाना खा कर आऊं, लेकिन इन्हें टाइम ही नहीं है। बस इतनी सी बात है। चलिए मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। मुझे शहर का चप्पा चप्पा पता है, लेकिन अगर आपको नौकर के साथ जाने में कोई एतराज ना हो तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम नीचे चलो, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। नंदिनी के कहने पर गोपाल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नंदिनी घूमने जाने के लिए तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर हॉल में पहुँचती है, जहाँ गोपाल पैंट शर्ट पहनकर तैयार बैठा था, जिसे देखकर नंदिनी बोलती है, OMG, तुमने तो अपना लुक ही चेंज कर लिया। लग ही नहीं रहा कि तुम मेरे इस घर के नौकर हो। तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब आपका क्या मन है मेम साहब कि घूमने भी नौकरों वाले कपड़े पहनकर जाऊं? नौकर आपके घर का हूँ, शहर का नहीं। अब चलें, रास्ते में मुझे भी भरकर देख लेना, वरना कहीं आपके पति आ गए तो आपके अरमानों पर पानी फिर जाएगा और मेरे हाथों से इतनी सुंदर मेम साहब के साथ घूमने का मौका निकल जाएगा। हाँ चलो, अच्छा लगा इतने टाइम बाद किसी के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर। थोड़ी देर बाद नंदिनी और गोपाल घूमने के लिए निकल जाते हैं। गोपाल नंदिनी को पहले मूवी पर लेकर जाता है, फिर दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। गोपाल नंदिनी को सुबह से शाम तक अच्छी अच्छी जगह घुमाता है, जिससे नंदिनी को बहुत खुशी मिलती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं और गोपाल अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। तभी रोहित वहाँ आता है और नंदिनी को हॉल में आंखें बंद किए हुए बैठे देखकर कहता है, क्या बात है मैडम, आज ज्यादा ही थक गई है काम करते करते। आज अब जल्दी कहाँ से आ गए? पक्का किसी काम से ही आए होंगे। मेरे लिए तो आने से रहे आप। ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। चलो कहीं बाहर चलते हैं, आज मेरे बॉस की वाइफ का जन्मदिन है, उन्होंने बुलाया है, तुम्हारा मूड चेंज होगा, चले? ना बाबा ना, अब मैं हिल भी नहीं सकती हूँ। आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आप अकेले ही चली जाइए। तुम भी अजीब हो यार, जब बाहर नहीं ले जाता हूँ तो कहती हो बाहर नहीं ले जाते हो। आज जब कह रहा हूँ कि बाहर चलते हैं तो मना कर रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम आराम करो, मैं ही चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद रोहित तैयार होकर अपनी बॉस की पार्टी में निकल जाता है। समय बीतता है,
समय के साथ गोपाल और नंदिनी अपना ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ गुजारने लगते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। एक दिन गोपाल टॉवल में बाथरूम से बाहर आकर कपड़े पहन रहा होता है। तभी नंदिनी पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। तभी गोपाल उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, मेम साहब मरवाओगी क्या मुझे? मालिक आने वाले होंगे, आप जाइए मेरे कमरे से वरना हम फंस जाएंगे। मेम साहब और नौकर का झोल उनके सामने आ जाएगा। आपकी अपनी लाइफ है, मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। तुम कितना डरते हो यार। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बस अपनी आंखें बंद करो और इस मोमेंट को फील करो। नंदिनी इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर गोपाल के गालों पर किस करने ही जा रही होती है कि तभी रोहित वहां पर आ जाता है और नंदिनी को आवाज देता है, जिसे सुनकर वो घबरा जाती है और जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आती है। तभी रोहित की नजर उस पर पड़ती है और वो कहता है, तुम नौकर के कमरे में क्या कर रही थी? उसके कमरे से निकलने का मतलब? वो आप आने वाले थे और गोपाल ने अभी तक कोई नाश्ता नहीं बनाया था ना, इसलिए मैं उसे सुनाने लग गई थी। अभी तक सो रहा था। तुमने नौकर को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है और कुछ नहीं। ओके बाबा, लेकिन ना गोपाल ऐसा नहीं है। वो बहुत मेहनती है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। तुम बस ये सब छोड़ो, मेरा सामान पैक कर दो। 1 हफ्ते के लिए मुझे बाहर जाना है ऑफिस के काम से। अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो मेरी सैलरी 4 गुना बढ़ जाएगी। जाओ जाओ, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपकी पैकिंग करती हूँ। नंदिनी इतना कहकर कमरे में जाती है और रोहित के लिए पैकिंग करने लगती है। कुछ देर बाद रोहित शहर से बाहर जाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद गोपाल और नंदिनी बहुत खुश हो जाते हैं और कमरे में जाकर एक दूसरे के करीब लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी रोहित वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने नौकर के करीब देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसका कॉलर पकड़कर साइड में रखा बाज उसके सर पर मारने चलता है। तभी नंदिनी घुटनों पर बैठी हाथ जोड़कर उससे कहती है, मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन इसे छोड़ दो। वाह, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आई? अभी भी तुम उसके लिए मेरे सामने हाथ जोड़ के बैठी हो अपने घुटनों पर। इतनी जल्दी इतने करीब हो गए वो तुम्हारे दिल के? तो ठीक है ना, मुझे भी ऐसे धोखेबाज बीवी की कोई जरूरत नहीं है जिसके दिल में कोई और हो। तुम्हें ना सही, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए जाओ, छोड़ दिया तुम्हारे आशिक को भी और तुमको भी। मेरी इस गलती की जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि तुम भी हो। अगर तुमने मुझे समय दिया होता तो शायद मुझसे ये गलती कभी नहीं होती। टाइम ना देने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम चीटिंग करो अपने रिश्ते के साथ, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा था। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे पीठ पे छुरा भोंका, मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था। इस तरह से मेम साहब और नौकर का झोल रोहित के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो अपने नौकर और पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठा हुआ रोने लगता है। नंदिनी की एक गलती के कारण उसकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो जाती है, जिसका उसे कोई अफसोस नहीं था। माथे पर पसीना, खुली आंखें, चारों तरफ अंधेरा, डर से कांपता हुआ बेड पर बैठा अंकुल सिर्फ एक ही बात कहता है, तो तुम सामने मत आना, चली जाओ यहाँ से। आखिर ये लड़का कौन था? वो इतना डरा हुआ क्यों था? वो किसे सामने आने से मना कर रहा था? इन सारे सवालों के जवाब के लिए चलिए कहानी को अच्छे से जानते हैं। तृप्ति और अंकुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, साथ ही अच्छे दोस्त भी थे। एक ही हॉस्टल में अपने दोस्त चंचल और प्रियांशु के साथ रहते थे। इस वजह से वो ज्यादातर समय साथ ही रहते। समय बीतता है। एक दिन सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, तृप्ति तू कितना व्हाट्सएप यूज करती है? इतना फोन यूज करेगी तो पागल हो जाएगी। क्यों? कोई फोन यूज करने से पागल होता है क्या? तू तो जानती है मैं 1 मिनट भी बिना व्हाट्सएप यूज किए नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपना फोन तो कभी भी लॉक नहीं करती। उसको क्या बता रही है? ये बात तो हम सबको ही पता है, और सबसे ज्यादा तेरे बॉयफ्रेंड अंकुर को। बेचारा गर्लफ्रेंड बनाने चला था, व्हाट्सएप वाली चुड़ैल मिल गई उसे। क्या बोला मोटे? तूने मुझे चुड़ैल? अगर मैं चुड़ैल होती ना तो सबसे पहले तुझे ही डरा कर मार डालती, तब तुझे पता चलता कौन होती है चुड़ैल। चुड़ैल नहीं, व्हाट्सएप वाली चुड़ैल। रुक जा मोटे, आज तो नहीं बचेगा। अरे यार बंद करो बच्चों की तरह लड़ना।
तृप्ति छोड़ो इसको। थैंक यू यार, तूने बचा लिया इस चुड़ैल से। शट अप प्रियांशु, बिहेव योरसेल्फ। यार अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बोल रहा है। मैं सबको बोल रहा हूँ। अंकुल सही कह रहा है, तुम दोनों हमेशा ऐसे क्यों लड़ते रहते हो? लास्ट ईयर का एग्जाम है, पढ़ लो यार। ओके, फिर अभी हम सब अपने रूम में जाकर पढ़ाई करते हैं। कुछ देर बाद सारे फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी करने लगते हैं। तृप्ति अपने फोन में व्हाट्सएप चलाने लगती है। कुछ समय बाद सभी लोग सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ सब कॉलेज के लिए रेडी खड़े होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तृप्ति आराम से सो रही होती है। तभी अंकुल उसे उठाते हुए बोलता है, जरूर रात में भी फोन यूज कर रही होगी, तभी तुम्हारी आंख नहीं खुली। अंकुल यू आर राइट, कल ये मैडम रात के 3 बजे तक फोन में लगी थी। ये सही नहीं है यार। ओके फाइन, तुम सब कॉलेज चलो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। तृप्ति के कहने पर सभी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद तृप्ति भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो बड़े ही मजे से व्हाट्सएप यूज करते हुए चल रही होती है। जैसे ही वो कॉलेज के बाहर पहुंचकर रोड क्रॉस करती है, तभी एक गाड़ी तेजी से उसे कुचल देती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है, जिस वजह से वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। तभी उसके दोस्त भी वहाँ आते हैं। तृप्ति की ऐसी हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ देर से आने के कारण वो मर जाती है। ये हादसा उसके सभी दोस्तों को तोड़ देता है। समय बीतता है। एक दिन प्रियांशु रात के 12 बजे हॉस्टल की छत पर व्हाट्सएप चला रहा होता है। तभी उसके फोन से डरावनी सी आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके पसीने छूट जाते हैं। कौन है? किसकी आवाज है ये? क्या हुआ मोटे, डर गया क्या? ये आवाज तेरे व्हाट्सएप से आ रही है। तुम कौन हो? क्या मजाक है ये? मोटे, मैं तेरी चुड़ैल दोस्त हूँ। तू मुझे बहुत चुड़ैल बोलता था, अब मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ। मुझे पता है कोई चुड़ैल नहीं होती। कौन है जो मुझे डरा रहा है? सामने आओ। प्रियांशु के इतना कहते ही तृप्ति की आत्मा व्हाट्सएप से निकलकर सामने आ जाती है और तृप्ति का भयानक चुड़ैल रूप देखकर प्रियांशु डरते हुए अपने कदम पीछे खींच लेता है। जितना वो अपने कदम पीछे खींचता, उतना ही चुड़ैल उसके पास आती। आखिर में डर के मारे चिल्लाते हुए वो छत से कूद जाता है, जिसकी आवाज सुनकर पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो जाता है। और तभी चंचल अंकुल भी वहाँ आते हैं और प्रियांशु की लाश देखकर दुखी व हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है। अंकुल और चंचल अभी एक दोस्त को खोने के दुख से बाहर नहीं आ पाए थे। तभी दूसरे दोस्त की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद चंचल रात के 2 बजे अपने कमरे में बैठी पढ़ रही होती है। तभी उसे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो व्हाट्सएप ओपन करती है, उसे एक भयानक सी तस्वीर नजर आती है। ये क्या है? न कोई नाम न कोई नंबर, सिर्फ पिक। कैसा मजाक है ये? मजाक नहीं है ये, मैं तेरी दोस्त तृप्ति हूँ। वो तो मर चुकी है। कौन है जो ये मजाक कर रहा है? मजाक नहीं, मैं अब चुड़ैल बन गई हूँ। मरते टाइम तुमने मुझसे बात नहीं करी थी ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। चलो मेरे साथ, मैं अपने सभी दोस्तों को अपने साथ ले जाऊंगी। पहले प्रियांशु, अब जो भी मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड्स होंगे वो सब मरेंगे। कौन हो तुम? सामने आओ। ठीक है, तुम मुझे सामने से देखना चाहती हो तो मैं आ जाती हूँ। चंचल के कहने पर चुड़ैल जैसे ही उसके सामने आती है, उसका भयानक रूप देखकर वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिसे देखकर चंचल बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुमने ही तो मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आई हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया, चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत भयानक हो। क्या हुआ? तुम ही लोग तो मुझे चुड़ैल बोलते थे। आज जब मैं चुड़ैल बन गई हूँ तो मेरे पास नहीं आ रहे हो? मेरे पास आओ। चुड़ैल की बात सुनकर चंचल जैसे ही भागने की कोशिश करती है, तभी वो उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और चुड़ैल को इतने करीब देखकर चंचल उसका डरावना भयानक रूप बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे से ही मर जाती है। अगले दिन सुबह फिर से सभी एक और लाश देखकर दंग रह जाते हैं। ना कोई निशान, ना खून।
उसके बाद से मानो मौत का तांडव शुरू हो जाता है। आए दिन किसी न किसी की मौत, और अपनी गर्लफ्रेंड और दोनों दोस्तों को खोने के बाद अंकुल की हिम्मत नहीं थी कि अब वो यहाँ और रुक पाता। इसीलिए एग्जाम्स खत्म होते ही वो कानपुर से दिल्ली अपने घर वापस आ जाता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तभी अचानक रात के 2 बजे उसकी आंख खुलती है और वो डरते हुए बोलता है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? हो कौन तुम? और ये इतनी सारी भयानक डरावनी फोटो कैसे आ रही है मेरे फोन में? क्या है ये सब? अंकुल, मैं तुम्हारी तृप्ति हूँ। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें भी लेने आई हूँ। तुम्हें भी मतलब? और किसको ले गई हो अपने साथ? अपने सारे व्हाट्सएप फ्रेंड्स को, प्रियांशु, चंचल और भी बहुत सारे। और अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ, तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए हैं, इसलिए अब मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। और तुम तो मेरा प्यार हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? चली जाओ यहाँ से। तुम अब एक भयानक जान लेने वाली व्हाट्सएप चुड़ैल के अलावा और कुछ नहीं हो। मेरे सामने मत आना। अंकुल व्हाट्सएप चुड़ैल से बहस कर ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होता है, जिसमें भक्ति सॉन्ग लगा था। भजन चालू होते ही चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अंकुल घर से बाहर निकलकर पार्क में एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा तांत्रिक आकर अंकुल को देखकर बोलता है, क्या हुआ बेटा? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। तांत्रिक के बार बार पूछने पर अंकुल उसे सारी घटना बताता है, जिस पर तांत्रिक बोलता है, तुम एक बार तो बच गए, लेकिन तुम्हें अपनी और अपने साथ और लोगों की जान बचाने के लिए उस चुड़ैल की आत्मा को शांति देनी होगी जहाँ उसकी मौत हुई है। जरूर उसकी कोई निशानी अभी भी वहाँ है, जिसने उसे इस दुनिया में बांध रखा है। उसे खत्म करना होगा, जिसके लिए हमें वहाँ जाना होगा। तांत्रिक की बात सुनकर अंकुल वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है और दोनों कानपुर के लिए निकल जाते हैं। चुड़ैल दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को रोकने में सफल हो जाता है। और कुछ समय बाद दोनों उस जगह पर जाकर ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उन्हें वहाँ रोड से कुछ दूरी पर उस चुड़ैल का फोन पड़ा हुआ मिलता है, जिसे लेकर वो लोग मंदिर के अंदर जाते हैं और वो तांत्रिक अपने मंत्रों से एक आग का गोला तैयार करता है और उस फोन को उसी आग में डालकर भस्म कर देता है, जिसके जलते ही व्हाट्सएप वाली चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और तांत्रिक के जरिए अंकुल अपनी और अपने साथ कई लोगों की जानें बचाने में भी सफल होता है। रितिका, कहाँ हो? जल्दी से मेरा लैपटॉप दे दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। जी जी बस आ गई। ये लीजिए आपका लैपटॉप, और ध्यान से जाना है, शाम को जल्दी आना। हाँ जी जल्दी आ जाऊंगा, बाय। इतना कहकर विकास अपनी बीवी रितिका के माथे पर किस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही रितिका भी घर के कामों में लग जाती है। तभी रितिका कुछ बेकार सामान रखने के लिए स्टोर रूम में जाती है, जहां उसकी नजर विकास और तानी की सगाई की पुरानी तस्वीरों पर जाती है। रितिका उस तस्वीर को उठाकर सोचने लगती है। तानी अपनी बेस्ट फ्रेंड रितिका को अपने बॉयफ्रेंड विकास से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में लाती है। तभी रितिका तानी से बोलती है, तानी यार, कहाँ है तेरा विकास, जिसके चरणों का प्रकाश अभी तक इस रेस्टोरेंट पे नहीं पड़ा? कब से वेट कर रहे हैं। अरे आते ही होंगे, थोड़ा सब्र कर ले, मैं कॉल करती हूँ उनको। इतना कहकर तानी जैसे ही विकास को कॉल करने लगती है, तभी विकास हाथों में फूलों का बुके लिए वहाँ आता है और तानी को देते हुए बोलता है, सॉरी माय स्वीट हार्ट, मैं लेट हो गया। रास्ते में कार खराब हो गई थी, तो कैब बुक करके आया हूँ। सॉरी। इट्स ओके, हम भी अभी आए हैं। झूठ बोल रही है, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। रितिका, कुछ भी मत बोल। विकास, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रितिका है। हेलो रितिका। हाय, मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल। इतना कहकर विकास जल्दी से वेटर को बुलाता है और ऑर्डर प्लेस करता है। रितिका को विकास पहले ही नजर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो नजरें भरकर उसे देखते रह जाती है। कुछ देर बाद खाना खा पी कर सब वापस जाने लगते हैं। तानी रुको, तुम्हारे लिए जो लेकर आया था वो देना ही भूल गया। ये प्लेटिनम की गले की चैन है, तुम्हें चाहिए थी ना? वाओ, ये कितनी खूबसूरत है। तुमसे कम खूबसूरत है, ध्यान से जाना।
और हाँ, पहुंचकर कॉल कर देना, ठीक है? और आपसे मिलकर भी अच्छा लगा रितिका, बाय। इतना कहकर विकास वहाँ से चला जाता है। रितिका और तानी वापस अपने अपने घर आते हैं। कुछ ही दिनों में तानी के घर वाले अपनी बेटी की शादी की तारीख निकलवाते हैं। शादी की शॉपिंग और सारे छोटे मोटे फंक्शन के दौरान रितिका की मुलाकात काफी बार विकास से होती है और दिल ही दिल में रितिका विकास को चाहने लगती है। रितिका इतना सोचकर उस तस्वीर को वहीं छोड़कर स्टोर रूम से बाहर आते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, जो आज तक नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। विकास जी को कभी मेरी सच्चाई मालूम नहीं होगी। उनकी बीवी बनने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और फाइनली वो मुझे मिल गए हैं जो मुझे चाहिए था। रितिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास मीना आकर कहती है, अरे बहू, क्या हो गया? अकेले में कौन से भजन गा रही है? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। आप आ गई मंदिर से? चाय लेकर आऊँ आपके लिए? और साथ में मट्ठी भी ले आना। जी माँ जी, ठीक है। इतना कहकर रितिका वहाँ से रसोई में जाती है और चाय बनाकर मट्ठी के साथ मीना को परोसती है। तभी मीना बोलती है, चाय ठीक है, बाकी का खाना भी जल्दी बनाकर रेडी कर देना। तब तक मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती हूँ। घर का सारा काम अच्छे से खत्म करना बहू। जी जी माँ जी, आप रेस्ट कर लो, मैं सारा काम कर लूँगी। इतना कहकर रितिका घर के कामों में लग जाती है। तभी रसोई में काम करते करते रितिका का हाथ चाकू से कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर रितिका सोचने लगती है। रितिका के सर पर विकास को पाने का भूत सवार हो गया था। एक रात बेड पर लेटे हुए रितिका अपने फोन में विकास की फोटो देखती है और खुद से कहती है, विकास, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। जिस तरह से तुम तानी का ख्याल रखते हो, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करते हो ना, वो सब कुछ मुझे चाहिए। फिर चाहे मुझे मेरी दोस्त तानी को इस दुनिया से हमेशा के लिए रफा दफा क्यों ना करना पड़े, मैं कदम पीछे नहीं करूँगी। बस मुझे तुम्हारी पत्नी बनना है। जैसे जैसे तानी और विकास की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे रितिका का पागलपन भी बढ़ रहा था। ऐसे ही शादी के कुछ दिन पहले रितिका तानी को अपने घर बुलाती है। तभी तानी रितिका से कहती है, रितिका, क्या हुआ? तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी तानी। कहो, क्या हुआ? तानी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं उसके प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जल्दी से उस लड़के से हो जाए। पर क्या रितिका, बोलना। पर कोई है जो मेरे प्यार के बीच में आ रहा है। कौन है रितिका? मुझे बता, मैं बात करूँ उससे, बोल। और कोई नहीं बल्कि मेरी दोस्त तानी तुम खुद हो। जानती हो मैं किससे प्यार करती हूँ? विकास से, और उसे पाना जिद है मेरी। इसलिए वक्त आ गया है कि तुम इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल दो। इससे पहले कि तानी रितिका को कुछ कह पाती, रितिका एक तीखे चाकू से तानी के दिल को चीर देती है और तानी की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद रितिका उसकी लाश को घर के गार्डन में दफना देती है और तानी की कार को ड्राइव करके एक खाई तक ले जाती है और वहाँ से कार को नीचे धकेल देती है और कार ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद रितिका पुलिस को कॉल करके वहाँ बुलाती है। तानी के घर वालों और विकास को जब तानी के एक्सीडेंट की खबरें मिलती है तो सभी इस हादसे की जगह पर आते हैं। पुलिस की जांच के दौरान बॉडी ना मिलने पर तानी के केस को एक्सीडेंट और मौत बताकर फाइल बंद कर दी जाती है। रितिका जल्दी से अपने हाथ का बहता खून साफ करके पट्टी बांध लेती है और मन में सोचती है, तानी को मारने के बाद विकास से हमदर्दी दिखाने के बहाने मैं उसके करीब आई और उससे शादी कर ली। धोखे से उसकी बीवी बनी। अपनी खुशियों को पाने के लिए अगर मैंने किसी को धोखा दे दिया तो क्या हुआ? जिंदगी में अपनी खुशी को हासिल करने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो वो गलत नहीं होता। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक था और मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रितिका इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर विकास आकर बोलता है, तुम्हें क्या लगा था रितिका? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। क्या पता चल गया? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यही, क्या संडे है यार, आज ऑफ है ऑफिस का। मैं खामा रेडी होकर ऑफिस निकल गया, पर थोड़ी आगे जाकर मुझे याद आ गया और मैं वापस आ गया। वैसे तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? कुछ नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जान। चलो रेडी हो जाओ, घूमी घूमी करने चले। विकास की बात सुनकर
रितिका जल्दी से रेडी हो जाती है और दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। और रितिका के धोखे से बनी बीवी होने का सच किसी को पता नहीं चलता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।